अभी आपको जमीनी तौर पे लगता है कि यूकेडी सक्षम है 27 को चुनाव लड़ने के लिए? पहाड़ों को खोद के चौड़ के विकास हमने चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया जनता के हित का, उत्तराखंड के हित का। सारे कार्य इन्होंने राज्य विरोधी किए, इनके नेतृत्व में सारे राज्य विरोधी कार्य हुए हैं। भर्तियां बेची गई हैं, पेपर लीक हुए हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, जमीनों की में माफियाओं का कब्जा हुआ है। जिस तरह से खनन का एक कारोबार चल रहा है, जिस तरह से शराब का कारोबार चल रहा है, जिस तरह से माफियाओं को यहाँ पोषित किया जा रहा है, भाजपा इसलिए जिम्मेदार है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने में 5 मर्डर हो जाएं, दिन दहाड़े मर्डर हो जाएं। बीजेपी का काम सिर्फ एक ही आता है, उन्हें वो नारे लिखते हैं। जो सोशल मीडिया पे चला है कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, स्थिति ये हो चुकी है इस प्रदेश की। और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें उन बेटियों की सुरक्षा भी करनी है। हमें इस राज्य में वापस से वो उत्तराखंड लेना है जिसको उत्तराखंड जाना जाता था पहले शांतिपूर्ण और सौहार्द के लिए। किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री जी पे कोई जवाब ही नहीं है। अगर उनसे कोई वहां कोई ईमानदार विधायक को सवाल पूछ लेगा तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए विधानसभा सत्र में सोमवार नहीं आता और मुझे आगे भी उम्मीद कम है कि विधानसभा सत्र में सोमवार आएगा। तो मुख्यमंत्री जी जो अपनी तपस्या करते रहते हैं शिव जी की, वही तपस्या आगे भी सोमवार को चलती रहेगी। गैरसैंण राजधानी अब बड़े टाइम से आंदोलन चलते रहते हैं। मुझे ये और बाकी सब लोगों को ये समझाए कि गैरसैंण राजधानी बनने से क्या फायदा होंगे। देखिए, जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उसमें जनता ने एक साफ साफ स्पष्ट ये दिया था कि जब हमारा राज्य होगा तो हमारे पास राजधानी का एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट था कि राजधानी गैरसैंण होगी। और मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात हमने नहीं की, ये बात हमारे उन आंदोलनकारियों ने करी है, जो शहादतें हुई हैं 42, उन लोगों ने करी है कि जब उत्तराखंड राज्य होगा तो गढ़वाल कुमाऊं के जो मध्य में जो सेंटर पॉइंट है वहां राजधानी होगी। और गैरसैंण बिल्कुल केंद्र बिंदु है गढ़वाल और कुमाऊं का। और आप देखिए इस सरकार की, मैं आपकी जो धूर्तता है उसका बारे में बताना चाहूंगा, सरकारों की धूर्तता का, कि जब राज्य बना तो गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देना चाहिए था, परंतु इन्होंने देहरादून को घोषित नहीं किया। अस्थायी देहरादून इज अ टेम्पररी कैपिटल, देहरादून एक अस्थायी राजधानी है। तो इन्होंने बोला कि जब वहां आपका संसाधन हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तब जाके वहां राजधानी हम घोषित करेंगे। पर वो ऐसा हुआ नहीं। हर पार्टी आई, उसने बोला कि गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। वही बात हो गई कि गैरसैंण राजधानी बताएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीखें कभी आई नहीं। गैरसैंण राजधानी का सवाल हमेशा से महत्वपूर्ण इसलिए रहा है कि ये हमारे केंद्र बिंदु होने के बाद ये बात को भी दर्शाता है कि अधिकारियों और नेताओं का पहाड़ों में रहना कितना जरूरी है। आप स्थिति ये बताइए कि जब ये 2 दिन वो मुश्किल गैरसैंण रुकते हैं हमारे नेता और अधिकारी, और 2 दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके गैरसैंण के सत्र को कैंसिल कर देता है, और ये ऐसे बयान देते हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है, गैरसैंण में ठंड लगती है, गैरसैंण में हमारे हवा नहीं आती। तो इसका मतलब ये पहाड़ों का अपमान कर रहे हैं, ये पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं जो उस पर्वतीय क्षेत्र में रह रही है, उस भूभाग में रह रही है। हम एक हिमालय राज्य के निवासी हैं, हमें तो ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल ही, उनको तो हमेशा तो उनको तो चुनाव लड़ने पे पाबंदी कर देनी चाहिए थी, इनकी तो जमानतें जब्त होनी चाहिए जो हिमालय राज्य में ऐसा कह रहे हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये गैरसैंण में अधिकारियों को, नेताओं को रहना बहुत जरूरी है। जब अधिकारी और नेता देहरादून के एसी कमरों से उठ के बाहर जाके जब गैरसैंण भराड़ी सैंड की वहां खुली हवा में बैठेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि भराड़ी सैंड के लोगों का क्या दर्द है, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि चमोली के लोगों का क्या दर्द है, जब उन्हें पता चलेगा कि अल्मोड़ा के लोगों का क्या दर्द है। तो इसलिए जब पहाड़ में इनके परिवार के लोग रहेंगे, इन अधिकारियों के, नेताओं के, जब पहाड़ में वो रहेंगे, जब सर्दियों में रहेंगे, जब बर्फ पड़ती है वहां तब रहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हिमालय का जीवन क्या है। तब जाके नीतियां बनेंगी, तब जाके पॉलिसीज बनेगी। जब आपको क्या लगता है कि देहरादून के सचिवालय में जो अधिकारी बैठा है, या जो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, जो सचिव बैठे हुए हैं, इनको इस हिमालय के भूभागों के बारे में पता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता इनको इस हिमालय के बारे में पता है। और दुर्भाग्य की बात यही है कि इस हिमालय के बारे में जो पॉलिसीज बन रही है वो हिमालय में नहीं बन रही है, वो एसी के कमरों में बन रही है। जिस दिन हिमालय में सत्र चलेगा, जिस दिन हिमालय में सरकारें बैठेंगी,
उस दिन हिमालय के लिए पॉलिसीज बनना शुरू होगी। पॉलिसीज आप बोल रहे हो कि जाने को कोई तैयार नहीं होता। सत्ता पक्ष तो चलो मेजोरिटी में है, वो इसलिए मेजोरिटी में नहीं कर रहा। विपक्ष इस बारे में क्यों कुछ नहीं कहता है कि जब एक राजधानी वहां पे है, अस्थायी, दोनों अस्थायी राजधानी है, तो एक सत्र वहां होना चाहिए, एक सत्र पूरा वहां होना चाहिए, तो विपक्ष भी इस बारे में चुप क्यों रहता है? देखिए, विपक्ष भी तो कभी सरकार में था, जब वो सरकार में था तब उन्होंने भी गैरसैंण के मुद्दे को तो मतलब हम इनको मौसेरे भाई मान सकते हैं? हाँ, आप इनको चंगू मंगू कहिए, चाहे आप इनको नागनाथ सापनाथ कहिए, स्थिति यही है कि गैरसैंण राजधानी की बातें जब विपक्ष में होते हैं तब गैरसैंण के लिए इनको बड़ा दर्द दिखाई देता है, तब ये गैरसैंण के लिए राजधानी की बात भी करती है। परंतु मुझे समझ ही नहीं आता, अभी जब अजय बढ़ते हमारे माननीय जो सांसद थे, वो भी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी कहा था कि जब सत्ता पक्ष में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। अब हाल वो कांग्रेस का भी है, कांग्रेस भी कह रही है कि गैरसैंण जब आएंगे तो हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो गणेश गोदियाल जी का भी बयान आया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, मेरी शहादत तो अगर नहीं बनी तो मेरी शहादत होगी। तो मेरा गणेश गोदियाल जी से भी एक वो है कि आप बड़े सम्मानित विधायक हैं, शहादत तो हमारे प्रदेश ने बहुत झेली है, हम नहीं चाहते कि और शहादतें हो, परंतु आप अपने जो तराई के विधायक हैं, चाहे आपके रानीपुर के आदेश चौहान हैं या आपके तिलक राज जो बेहड़ हैं, पुराने भी जो नेता हैं, आप उनको ही बोल दीजिए कि वही पक्ष में आ जाएं, गैरसैंण राजधानी के लिए कोई बयान दे दें, तो यही आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा कि आपने इनको मना दिया गैरसैंण राजधानी के पक्ष के लिए। अभी सत्र चल रहा था, यूकेडी ने काफ़ी बड़ा जो था वहाँ पे आंदोलन किया, पानी की बौछारें उन पे लगाई गई, उनको रोका गया। तो क्या लगता है कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा कि आंदोलन से गैरसैंण का राजधानी बनने में कुछ लगेगा? कि आपको लग रहा है कि ये आंदोलन जो है ये जाया नहीं जाएगा? देखिए, वैसे तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार को तो संज्ञान लेना चाहिए। जब गैरसैंण राजधानी की बात आज से नहीं हो रही, कब से हो रही है, राज्य आंदोलन के दौरान से गैरसैंण राजधानी की बात हो रही है। तो भले ही देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कदम तो आगे गई है, भले ही स्थायी राजधानी की मांग हुई तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो घोषणा करी है। तो पुष्कर सिंह धामी जी को अपने पूर्व के जो मुख्यमंत्री है उनके जो फैसले हैं उसको एक कदम आगे ले जाके गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। और खुद अगर वो स्थायी राजधानी घोषित कर देंगे तो खुद एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, जिन्होंने उत्तराखंड की एक परमानेंट कैपिटल उत्तराखंड को दी है। तो इस बात में मुझे लगता है कि आप चुनाव भी आ रहे हैं, आपको तो बिल्कुल करने चाहिए। आप अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल फूस हो जाए तो कर दीजिए गैरसैंण राजधानी घोषित। हम तो चाहते ही हैं कि गैरसैंण राजधानी धामी जी कर दें तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो मूल निवासी लिखा हुआ, जो मैं इसे शॉल बोलूं, इसे पंखी बोलूं या इसे चोंगा बोलूं, ये मेरी नज़र बड़ी देर से इस पर अटकी हुई है। और काफ़ी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं जो इसे पहन के आप देते रहते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, मूल निवास हमारा सम्मान है, मूल निवास हमारी पहचान है और मूल निवास हमारा स्वाभिमान है। ये सिर्फ शब्द नहीं है मूल निवासी, ये हमारे जो हजारों वर्षों की जो सभ्यता है, हमारे हजारों वर्षों का जो संघर्ष है, बलिदान है, ये मूल निवास उसकी गाथा है। और आज हमारे राज्य में इस शब्द को आप देखना, इस शब्द को सरकारों ने मिटा दिया गया है। मूल निवास प्रमाण पत्र पहले बनते थे, उस मूल निवास प्रमाण पत्र कहीं गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये एक सुनियोजित साजिश थी, किस कागजों से मूल निवासियों को खत्म किया जाए, ताकि जो राज्य आंदोलन के दौरान इन सरकारों ने देखा था, इन लोगों ने देखा था, इन मूल निवासी विरोधियों ने देखा था कि जब मूल निवासी एकजुट होते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, तो ये पहचान की वजह से आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन। तो ये राज्य बनने के बाद उसी पहचान को मिटाने की एक सुनियोजित साजिश हुई, मूल निवास को स्थायी निवास बना दिया गया। और सारे के सारे जो सरकारी नौकरियों में या और भी जो टेंडर्स पड़ते हैं उसमें है कि आपको मूल निवास की जो प्रमाणिकता है उसको समाप्त किया गया। एक सुनियोजित साजिश है, इसलिए हम तो मूल निवासियों को कभी खत्म नहीं करने देंगे। तुम चाहे कितने कागज बना दो, कितनी पॉलिसीज बना दो मूल निवासियों को खत्म करने की, चाहे कितने उन पर अत्याचार कर दो, हमारा मूल निवासी स्वाभिमान है, मूल निवासी हमारी सम्मान है और जो मूल निवासी हमारी पहचान है, इसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, इस पहचान के लिए। और जिस तरह से मूल निवासी विरोधी लोगों को जिस तरह से एक तादाद उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से बढ़ाई जा रही है, उसको रोकने के लिए भी हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर हमें अपना मूल निवास का हमारा अधिकार नहीं दोगे तो हम पूरे प्रदेश में एक ऐसा तांडव दिखाएंगे कि सरकारें भी उत्तराखंड आंदोलन के बाद पार्ट 2 जयंती के थ्रू ही देखेगी।
मतलब ये कह सकते हैं कि हम मूल निवासी का चोंगा पहन के इस समय जनता के सामने आने वाले देखिए हैं। चोंगा, इसको चोंगा नहीं है, देखिए या तो पंखी है ना। चोंगा तो हमारे वो लोग जो क्योंकि राजनीति में चोंगा पहन के उतना चोंगा थोड़ा तो वो लोग ओढ़ रहे हैं जो सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और सबसे पहले धामों को बेचने का कार्य वही कर मैं रहे हैं। इसी बात पे आने वाला था कि जैसे आपने कहा कि सनातन की बात, आपको लगता है कि आइडियोलॉजी बहुत जरूरी होती है, तो क्या आइडियोलॉजी अभी यूकेडी की होगी, क्या आइडियोलॉजी है जो बीजेपी की है जिस पे वो काम करती है? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा जो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करती है, भाजपा बोलती है सनातन सनातन, तो सबसे ज्यादा तो सनातन, आपका तो उत्तराखंड सनातन का सबसे बड़ा राज्य है, उस सनातन को ही आप इस यहाँ भेज रहे हैं, चारों धामों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप यहाँ के मंदिरों को अपने आप कब्जा रखा है, मंदिरों में घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, समितियां बनी हुई हैं सरकार के द्वारा, जो समितियां बनी है उन समितियों के थ्रू घोटाले हो रहे हैं। यूकेडी की विचारधारा तो क्षेत्रीय अस्मिता की विचारधारा है। यूकेडी जो सत्ता में भी, जो एक दो विधायक भी रहे तब भी उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिता की बात करी, विपक्ष में है तब भी क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रही है। हम लोग भी उस विचारधारा से आते हैं कि हम क्षेत्रीय अस्मिता की बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब भैया राज्य सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। पर भाजपा तो उसके उलट है। भाजपा कहती है कि हम हिंदू हैं, सनातन है, पर भाजपा उसी सनातन का चोला ओढ़ के उत्तराखंड की राज्य की जनता को लूटने का काम कर रही है, उस देवभूमि की जनता को लूटने का काम कर रही है, उस गंगा को खत्म कर रही है, ये हमारी माँ यमुना को खत्म कर रही है, माँ गंगा को खत्म कर रही है, हमारे जो साक्षात, मुझे तो जो हिमालय हैं, हमारे तो देवी देवता हैं, उनको खत्म करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। और सबसे बड़ा तो उदाहरण जो सनातन को खत्म करने का है वो तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो कार्य कर रही है उसी को देखने में मिल रहा है। मैं उसी बात पे आने वाला था कि कुछ दिन पहले जो थी एक हमारी एक धरोहर या संपदा कह सकते हैं, वो किसी दूसरे राज्य में मिलती है, तो इसमें क्या लगता है, सरकार की गलती है या समिति की गलती है? देखिए, सरकार और समिति, सरकार ने समिति बनाई है, अपॉइंट समिति सरकार ने वो मेंबर्स कर रखे हैं, और स्थिति ये हो गई है कि बाड़ी खेत को उजाड़ कर रही है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जिसका काम था कि सनातन की रक्षा हो, जिसका काम था मंदिर की सामग्रियां सुरक्षित रहे, वो खुद ही उन सामग्रियों को बाहर ले जाने की अनुमति दे रही है। और सरकार, सबसे बड़ी हास्यपद और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार को भनक भी नहीं लग रही है कि आपकी जो सामग्री है वो अन्य जगह, मंदिर से बाहर किसी अन्य प्रदेश में जा चुकी है। अब रूपछड़ का जो ताजा मामला है, जी। हमारी आस्था का केंद्र रूपछड़ है, बाबा केदार के स्वरूप के समान ही उस रूपछड़ को माना जाता है। वो डोली के साथ, जो बाबा केदार की डोली है उसके साथ वो रूपछड़ चलती है। और उस हमारा मान्यता यही है कि जो पौराणिक मान्यता है, वो परंपराएं हैं, वो यही है कि जितना मतलब महत्वपूर्ण, जितना पुण्य बाबा केदार की जो मूर्ति है उसको देख के मिलता है, उतना ही पुण्य बाबा केदार का जितना दर्शन करके मिलता है, उतना पुण्य ही हमारी जो रूपछड़ है उसको देख के मिलता है। उसके दर्शन से ही मतलब यह है कि पुण्य मिलता है। और सन 2000 में बीकेटीसी से अनुमति मांगी गई थी उस रूपछड़ को अन्य प्रदेश में ले जाने की। तो उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में ऐसे लोग थे जो परंपराओं को समझते थे, जो सनातन को समझते थे, जो उत्तराखंड को समझते थे, जो यहाँ के मूल निवासियों की संवेदनाओं को समझते थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वो लेटर दिया है, वो लेटर आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा। उन्होंने साथ साथ उस समय सन 2000 में अनुमति नहीं दी थी और कहा था ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि इस रूपछड़ को प्रदेश से बाहर ले जाया जाए। और ये रूपछड़, इस बार रूपछड़ को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सन 2000 के लेटर का संज्ञान नहीं लिया, ना सम्मान किया, और उन्होंने अपने जो उस समय जो रावल हैं, जो अब चले गए, उन रावल जी को अनुमति दे दी कि महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र में इस रूपछड़ को ले जाइए। एक निजी कार्यक्रम में, उसमें पट्टाभिषेक का कार्यक्रम था, वहां वो रूपछड़ गई। और सबसे बड़ी जो मैंने कहा हास्यपद बात है कि पर्यटन मंत्री जो हमारे धर्मा के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनको पता ही नहीं चला कि ये रूपछड़ इस यहां से निकल के कहीं और पहुंच चुकी है। अब एक बार बताइए, उस रूपछड़ को अगर वहां बेच दिया गया हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो? अगर उसकी कोई कॉपी कर दी हो, कोई कॉपी लागे हो, तो ये कौन पता करेगा? हमारी जो परंपराएं हैं उसको तोड़ने का काम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर रही है। जो हमारी सनातन की, जो हमारी मूल निवासियों की जो सभ्यता है, उसको तोड़ने का काम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर रही है। पहले भी जो केदारनाथ में भी सोने का जो घपला हो रखा है वो बीकेटीसी पे ही उस पर आरोप लगा है। तो ये देखने में मिल रहा है कि बीकेटीसी पूरी की पूरी तरह से
यही हो गया है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी है और पूरा का पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हैं और हमारे जो पुरानी जो हमारे पौराणिक परंपराएं हैं उसको तोड़ने का काम बीकेटीसी कर रही है। और जल्दी अगर बीकेटीसी कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार बीकेटीसी के उन जिम्मेदार लोगों पे, दोषियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बीकेटीसी पे ही तालाबंदी करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस प्रकरण से थोड़ा हट के आपको लेके जाना चाहता हूँ कि एक बार एक पोस्टर आया था स्वाभिमान मोर्चा का, इसमें 4-5 लोग थे जिनमें से एक चेहरा आपका भी था। तो क्या आप कभी उस मोर्चा के हिस्सा थे, और अगर आप थे तो वहां से छोड़ने का क्या रीजन क्या था, या अभी भी हो आप वहां पे? देखिए, स्वाभिमान मोर्चा बेसिकली 2 संगठनों के कुछ लोगों द्वारा बनाया गया था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो उस समय बेरोजगारों का आंदोलन कर रही थी, और मूल निवास बुकानून संघर्ष समिति जो मूल निवास बुकानून संघर्ष समिति का आंदोलन कर रही थी बुकानून के लिए। तो उस समय कुछ लोगों ने मतलब बेरोजगार संघ से बॉबी पवार जी थे और त्रिभुवन चौहान जी थे और हमारे दिनेश चंद मास्टर जी भी थे जो चुनाव लड़के आए हुए थे, और मूल निवास बुकानून संघर्ष समिति से मोहित डिमरी जी थे। हम सबने मीटिंग करी तो मिलकर बनाया कि एक संयुक्त मोर्चा होना चाहिए जिससे एक प्रेशर ग्रुप का जो काम करे। तो प्रेशर ग्रुप बना और मैं पहले उस यात्रा में था, और उस प्रेशर ग्रुप का स्लोगन ही ये था कि संकल्प एक विकल्प का। तो हम जहां भी गए लगातार, मैं एक यात्रा में रहा हूं स्वाभिमान मोर्चे की यात्रा में, तो मैंने तो यही कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम विकल्प हैं, पर इस राज्य को एक विकल्प हम जरूर देंगे, चाहे वो विकल्प किसी भी रूप में हमें मिल जाए। तो प्रदेश भर में भ्रमण किया तो संकल्प एक विकल्प का जो चला है, तो स्वाभिमान मोर्चा मैं तो मूल निवास बुकानून संघर्ष समिति के अपने आंदोलन में कार्यों में लग गया, राम कंडवाल जी हमारे बेरोजगार संघ के कार्यों में लग गए, परंतु हमारा एक पूरी जिम्मेदारी थी कि जनता को एक विकल्प देने की, उसका हमने संकल्प लिया था। और आज भी मतलब ईमानदारी से जब मैंने भ्रमण किया लोगों के बीच, तो आज वो जो संकल्प है वो एक पूरे होने के कगार में दिख रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में वो विकल्प हमारे पास आ रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में जो विकल्प वो पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संकल्प भी पूरा हो रहा है कि जनता को लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही वो मेन विकल्प है। और स्वाभिमान मोर्चा जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो काम कर रहा है, मेरी तो उसके साथ भी शुभकामनाएं, जो अभी भी लगातार उनके कार्य चल रहे हैं। बहुत अच्छा बॉबी भाई कर रहे हैं, पवार जी कर रहे हैं, त्रिभुवन चौहान जी भी अपने क्षेत्र में लगे हैं। तो जल्द ही आपको धीरे धीरे सभी को आप देखेंगे कि एक जुटता ही के साथ सामने तो आप मतलब बताना चाहेंगे मंच के जरिए से कि आने वाले टाइम में शायद ये हो सकता है कि स्वाभिमान मोर्चा के जो लोग हैं और यूकेडी के जो लोग हैं वो एक साथ अलायंस करके चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, या वो सारे यूकेडी में आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एकजुटता से ही जाएंगे। कोई इसमें, क्योंकि मैंने आप कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में सुना था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ना कोई यहाँ से वहां आएगा ना वहां से यहाँ जाएगा, क्योंकि बात जो होती है कहीं ना कहीं एक पद की होती है, जो पर्सनल महत्वाकांक्षाएं होती हैं सामाजिक पद को लेकर होती है। तो यूकेडी को शायद लग रहा है कि अगर वो स्वाभिमान मोर्चा में गए तो शायद उनकी वो ना सुनी जाए, और स्वाभिमान मोर्चा वाले सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ जाएं तो हमारी शायद नहीं सुनी जाए। देखिए, राज्य हित में महत्वाकांक्षाएं तो त्यागनी पड़ती है, और अगर राज्य हित के लिए अगर हम महत्वाकांक्षाएं नहीं त्यागेंगे तो हमारे पे और भाजपा कांग्रेस में क्या फर्क रह जाएगा। तो बड़े बड़े एक नज़ीर तो पेश करनी चाहिए। और देखिए, मैंने तो स्वाभिमान मोर्चा में भी के लोगों को भी से भी मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, कार्य किया है। बेरोजगार संघ में भी मैंने काम किया था, और उत्तराखंड क्रांति दल में तो किया ही है। तो मैं सबको जानता हूँ, कोई बटने वाली बात नहीं है, सब एक होंगे। और जल्दी इसमें आप देखते रहेंगे कि जो भी जल्दी आगे आप 1-2 महीने में तो आपकी तस्वीर पूरी स्पष्ट हो जाएगी। सब एकजुटता से आएंगे और एकजुटता से ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2027 में धरातल में आपको सब एक साथ नजर आएंगे। मैं एकजुटता की जो आपने बोली, मैंने इसलिए इस विषय में आ रहा हूं क्योंकि अभी जो गैरसैंण में जो आंदोलन हुआ था वो यूकेडी की तरफ से था, उसमें अन्य कोई दल जो था इतना सक्रिय नहीं था। इसके कुछ टाइम पहले जब रुद्रप्रयाग में मौनी बाबा की हुआ था तो उसमें त्रिभुवन चौहान जी बहुत एक्टिव थे, दूसरा कोई ग्रुप उसमें एक्टिव नहीं था। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि आप लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि एक ग्रुप एक आंदोलन करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा आंदोलन करेगा? देखिए, ऐसा कोई डिसाइड तो होता नहीं है। हाँ, वहां त्रिभुवन चौहान जी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, यहाँ यूकेडी लीड कर रही थी गैरसैंण आंदोलन को। इस देखिए, कोई क्षेत्र में कोई व्यक्ति लगातार कार्य कर रहा है, सक्रिय रह रहा है, तो एक नैतिकता बनती है कि उसको स्पेस मिलना भी चाहिए, और बेवजह की ऐसी चीजें ना हो जिससे कि आपसे एकजुटता में कोई टूट आए या अनावश्यक रूप से
ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिल जाए जो इस राज्य के विरोधी हैं, तो ये पहले से तय तो नहीं होता, परंतु एक नैतिकता है कि जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको एक स्पेस दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए और उनको पीछे से उनका सपोर्ट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जहां उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत है रहेगा, तो वहां त्रिभुवन चौहान जी भी वहां उनके पीछे पीछे उनको समर्थन देने आएंगे, और त्रिभुवन चौहान जी भी जहां मजबूत रहेंगे तो वहां हम भी उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि ये बात थी जब बॉबी पंवार जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो शायद सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ही था जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बॉबी पंवार जी को समर्थन दिया था और काफी अच्छे वोट भी उन्हें मिले थे। लेकिन जब पेबैक का थोड़ा टाइम आया केदारनाथ चुनाव के टाइम पे, तो शायद वो फेवर जो था वो यूकेडी को नहीं मिला। इस बारे में कुछ देखिए 2027 में पेबैक होगा, और बिल्कुल बॉबी पंवार जी भी समझते हैं इस चीज़ों को कि उत्तराखंड क्रांति दल का क्या इतिहास रहा है। उन्होंने इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको समर्थन भी दिया था, उन्होंने समर्थन भी मांगा था उत्तराखंड क्रांति दल से, तो वो भी समझते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की इस राज्य की राजनीति में, आंदोलन में क्या भूमिका रही है। तो जल्दी आपको धीरे धीरे अच्छी खबरें मिलेंगी, और एकजुटता से ही 2027 में सब एकजुटता से ही जाएंगे, और जनता के बीच में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। एक ही चीज, एक ही निशान के साथ जाएंगे, एक ही बैनर के साथ जाएंगे, एक ही छतरी के साथ जाएंगे। बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम गुणवाल जी, वो कई बार ऐसा आरोप लगाते हैं कि बैकडोर भर्ती, तो क्या ये बैकडोर भर्ती एक छलावा है, एक जुमला है, या सच में ऐसा होता है? देखिए बिल्कुल होता है, वास्तविकता है, इस राज्य के दुर्भाग्य है कि ये सच्चाई है कि पीछे से भर्तियां पहले से ही रेट तय हो जा रहे हैं और बैकडोर से लोगों की, युवाओं की भर्तियां हो रही हैं। तो सोचिए कि किस तरह से एक बेचारा गरीब का बच्चा, एक युवा, एक पहाड़ का युवा मेहनत करता है, यहाँ देहरादून के या हल्द्वानी के कोचिंग सेंटरों में फीसें दे रहा है, कमरे की किराया दे रहा है, किताबों में खर्चा कर रहा है, और उसके बाद जब उसकी मेहनत करने के बावजूद वो एग्जाम नहीं निकाल पाता, और एग्जाम न निकालने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये भर्ती बेच दी गई है और इस रेट में ये भर्ती बिकी गई है, तो क्या बीतती है उस युवा पे। हमें तो फोन आते हैं युवाओं के लगातार, वो तो ऐसे बोलते हैं कि भैया हम आत्महत्या कर लेंगे कि हमारे साथ तो ये हो गया। तो ये इस राज्य का सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि बैकडोर जो भर्तियां हैं इस पे लगाम नहीं कस रही है। नकल विरोधी कानून बना तो दिया गया है, पर वो नकल विरोधी कानून सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, उस पर कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। सीबीआई जांच की घोषणा भी हुई थी, पर वो सीबीआई जांच अभी तक, उस सीबीआई जांच का पता ही नहीं चला वो सीबीआई जांच कहाँ चलेगी। अब आप बोल रहे हो कि कानून जो है सरकार के दायरे में काम करता है, तो सीबीआई जांच की मांग क्यों कराते हैं? देखिए सीबीआई जांच की आप मांग नहीं कर रही, देखिए हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए भी। सीबीआई भी एक स्वतंत्र संस्था है, पर सरकार ने उसको अपने हिसाब से अगर उसको चलाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब हम कुछ बिल्कुल भी, हम तो नहीं चाहते ना कि हम सीबीआई से अपना पे भरोसा ना करें, हम तो चाहते हैं, हम तो पुलिस पे भी भरोसा करना चाहते हैं, हम सीबीआई पे भरोसा करना चाहते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और जो लोग कर भी रहे हैं, वो पुलिस में भी ऐसे लोग हैं, प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, तमाम तरह से विभागों में ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं। तो यही हमें उम्मीद रहती है कि ऐसे लोग सीबीआई में भी हैं, सीबीआई में भी अगर कुछ ऐसे लोगों के हाथों में वो जिम्मेदारी आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए ये मांगे होती हैं, और सरकार के संस्थाओं पे विश्वास करना हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम वही उनसे ही हम क्योंकि वो भी एक उत्तराखंड का हिस्सा हैं, उनकी संस्थाओं पे विश्वास करना हमारा बहुत ही बड़ी मतलब एक ये है कि वो जनता ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक अलग ही किसी ग्रह से आए हैं, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। कुछ इसमें भ्रष्ट होते हैं, कुछ इसमें ईमानदार होते हैं, ये तो जनता का कैरेक्टर है, एक इंसान का कैरेक्टर है। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा से ईमानदारी से कार्य हों और हमेशा से निष्पक्षता से किसी भी केस की जांच हो, ताकि ये है कि आरोपी दोषी हैं, जो इतने बड़े बड़े दोषी हैं, जो नौकरियां बेच दे रहे हैं, जो अपराध कर दे रहे हैं, उनको उनकी जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। और जो मेहनत करने वाला युवा है उसको कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कभी फील कि मैं अपनी मेहनत की वजह से रह गया हूँ और मेरी नौकरी पे किसी और अंगूठा छाप ने कब्जा दी है पैसों के दम पे। मैं आपका जैसे शिक्षा के रूप में देख रहा था, तो आपने ग्राफिक एरर से अपना पढ़ाई लिखाई की है, आप कभी किसी छात्र नेता या उसमें नहीं थे, तो आप चाहते तो आप ग्राफिक एरर से पढ़ने के बाद किसी अच्छी जगह जाके एक ऑफिस वर्क कर सकते थे, बट आपने इस संघर्ष को चुना। इस संघर्ष के पीछे आपकी पर्सनल महत्वाकांक्षा है या समाज के लिए आपको कुछ करना है, ये आपकी देखिए प्रायोरिटी है? देखिए
पारिवारिक एक बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी। और हमने हमेशा से अपने घर में आंदोलन के किस्से ही सुने, आंदोलन की गाथाएं सुनी हैं। जी। हमारे पिताजी पत्रकार भी थे, तो आंदोलनकारियों का भी आना जाना था, राज्य आंदोलनकारी भी थे। तो हमने जब घर में ही वो पीड़ाएं देखी कि राज्य आंदोलन के बाद ये चर्चा होती थी कि राज्य अपनी अवधारणा से बहुत दूर भटक गया है, तो उससे मन में भी एक सोच आई कि यार कहीं ना कहीं ये था कि एक बेचैनी थी, टीस थी हमारे अंदर भी कि यार राज्य में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। पढ़ाई तो पैरेलल चलती रही थी। फिर उसके बाद जब ग्राफिक से पढ़ाई पूरी भी हुई तो उसके बाद भी टीस थी, मतलब कि ट्रैकिंग का मेरा कार्य भी था, ट्रैकिंग कैंपिंग करवाता था लोगों को। तो उस समय पहाड़ों में और भ्रमण करने का मौका भी अच्छे से मिला, दुर्गम दुर्गम क्षेत्रों में ट्रैक किया, वहां जाके भी स्थितियां देखी कि किस तरह से जो हमारे लोग हैं उनके साथ कितने मतलब विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, अभावों में जी रहे हैं, अस्पतालों के हालात क्या हैं, शिक्षा के हालात क्या हैं। तब जाके मुझे ये लगा कि नहीं यार, कि एक इस हिमालय ने इतना कुछ दिया है हमें, इस हिमालय में हम पढ़ रहे हैं तो इस हिमालय को भी हमें कुछ देना चाहिए। तो यही रहा कि इसलिए हम आंदोलन के क्षेत्र में मैं आया हूँ। और मुझे लगा है कि आंदोलनों के माध्यम से, ये उत्तराखंड आंदोलन से मिला हुआ राज्य है, तो आंदोलन के माध्यम से इसमें काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं। और सिस्टम, जब हमने देखा कि आंदोलनों से भी एक हद तक बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो हमें लगा है कि अब इस सिस्टम का भी पार्ट बनना पड़ेगा, सिस्टम में भी घुसना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी कानून सब विधानसभा के अंदर बन रहे हैं, तो उस विधानसभा में पहुंचना होगा। जी, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप पहली बार जेल वेल गए थे, तो जेल का प्रकरण आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसे बता रहे थे, जैसे आप आंदोलन के थ्रू एक जेल में गए थे, तो सरकार का रवैया जो आंदोलन के थ्रू आता है उसके साथ कैसा रहता है? देखिए, अलग अलग इसमें आपके परिदृश्य हैं कि जेल जब इंसान जाता है तो सरकार, देखिए शासन प्रशासन तो उनका तो एक ही रहता है कि इनको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक आम कैदी के को ही ट्रीट किया जाना चाहिए। पर यह है कि आंदोलन को बिल्कुल, हम कोई ऐसे तो अपराधी थे नहीं कि जिन्होंने कोई गंभीर अपराध किया होगा। हम तो आंदोलन के थ्रू ही आए थे कि हम जहाँ हम उसमें भी जो हम पे आरोप लगे थे वो सरासर गलत थे कि पत्थरबाजी हमने करी है, हमारे से किसी भी युवा ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम नहीं दिया है। और हमने ये भी बोला था कि अगर आप जांच कराएंगे तो इसमें सरकार के लोग ही मिलेंगे। तो अंदर वही रहते हैं, दिन कठिन होते हैं, परंतु ये रहता है कि जब हमने चंद्र सिंह गढ़वाली को पढ़ा है, श्रीदेव सुमन को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, तो वो मजबूती भी हमें अंदर मिलती है कि देर सवेर एक दिन सूरज की रोशनी, जो सकारात्मक सूरज की रोशनी होगी और इस प्रदेश में बदलाव होगा। ये कठिन दिन है, कठिन दिन तो गुजरेंगी। तो परिवार का इस समय आप इतने आंदोलन करते हैं तो क्या सहयोग रहता है? जब आप जेल भी जाते हैं, जब आंदोलन में हैं, कहीं लाठियां खा रहे हैं, कहीं पानी की बौछारें खाते हैं, तो क्या परिवार का आपको सहयोग रहता है? देखिए, बिल्कुल सहयोग रहता है, क्योंकि मैं कहा कि जिस बैकग्राउंड से आए हैं, मैं बिल्कुल तीसरी पीढ़ी हो गया हूँ इस क्षेत्र में। मेरी नानी भी राज्य आंदोलन में सक्रिय रही, मेरे माताजी पिताजी राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे, मैं खुद आंदोलनों में सक्रिय हूँ। तो मेरी माताजी को भी आदत है कि पिताजी भी हमारे बहुत बार जेल यात्रा कर चुके हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि हमारी माताजी ने भी उन चीज़ों को समझा और लगातार वो खुद भी जो ये है कि अपने सिनेमा के माध्यम से भी वो अपने कार्य करती रहती हैं। अभी टिंचरी माई है, जो सामाजिक मुद्दों पे फिल्में हैं उनमें वो कार्य करती रहती है। तो टिंचरी माई में भी उन्होंने एक भूमिका निभाई और वो आंदोलन के माध्यम से वो भी सक्रिय रही। तो उनको भी पता है कि एक आंदोलनकारी के परिवार में होना क्या होता है, एक आंदोलनकारी की माताजी होना क्या होता है। तो उनका भी हमेशा से सपोर्ट रहा है, इसी वजह से हम कर भी पा रहे हैं। अगर घर से ही सपोर्ट नहीं होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, परंतु वो भी जानती हैं कि उत्तराखंड को बचाना कितना ज़रूरी है, वो भी जानती हैं कि इस हिमालय की बात करना कितना ज़रूरी है। तो पूरी तरह से सकारात्मक एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है, और उसी ताकत के बल पे भी हम इस राज्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि लुसुनाज गैरसैंण में है, लुसुनाज ऋषिकेश में है, कभी वो राजपुर रोड में है, कभी वो कहीं भी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इतने जगह वो घूम रहे हैं, तो आय कहाँ से उनकी ऐसी आय है जिसकी जो वो इतना सफ़र कर पा रहे हैं, आंदोलन में हिस्सा ले पा रहे हैं? इसके अगर आप ये डिस्क्लोज कर दें। नहीं, डिस्क्लोज बिल्कुल होगा। देखिए, जब हम आंदोलन चला रहे थे तो हमारा तो बाकायदा, जब मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का था उस समय, तो बिल्कुल हमारा जो ये है कि खाता हमने दे रखा था और लोग उसमें सहयोग करते थे। और हम पूरा विवरण बताते थे कि कहाँ क्या खर्चा हुआ है और कितना
जनता का पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो उसी के जब हमारी रैलियां होती थी तो उसके कारण हमारा भ्रमण होता था, उनके सहयोग से होता है। और उत्तराखंड की जनता मुझे बहुत ज़्यादा सकारात्मक, और जो उत्तराखंड की जनता की सबसे बड़ी सकारात्मक पहलू यही है कि वो सहयोग करते हैं, वो आंदोलनकारियों को सहयोग करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और तमाम ऐसे लोग हैं इस उत्तराखंड में जो हमें मजबूती देते हैं कि मैं किसी गांव चले जाऊंगा तो वहां अगर उनको पता चल गया आसपास क्षेत्रों को कि मैं आ रखा हूं, तो वो रखते भी हैं, नाश्ता खाना सब भोजन कराते, पूरी व्यवस्था करते हैं। जब तक घर ऊपर से अपने बोलते हैं अपने गांव की, अपने खेतों की, अपने पुंगड़ों की भुजी भी देते हैं वापस की, भाई घर जा रहे हो तो ये भी ले जा लो। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ते हैं तो आपके अगेंस्ट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो क्या आप लगता है कि ऐसे दौर में आप उनके साथ कंपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कंपीट। हमने तो दिखाया उदाहरण, देखिए लोकसभा चुनाव इतना बड़ा चुनाव था, बॉबी पंवार जी जब को लड़ाया गया था तो सबने मिलजुल के लड़ाया था, तो कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि एक निर्दलीय 2.25 लाख वोट लेके आ जाएगा। तो संसाधन नहीं थे पर जनता ने दिल खोल के सहयोग किया। दिनेश चंद मास्टर जी के चुनाव में लोगों ने सोचा नहीं था कि एक टीचर, एक मास्टर, एक इतना बड़ा चुनाव भाजपा के दबे, जो पूरी भाजपा का संसाधन, पूरी मशीनरी लग गई थी कि वो कहीं भी उसके सामने खड़ा हो पाएगा। परंतु जो भी हम बोल रहे हैं कि घबला हुआ, उसके बावजूद भी 2-2.5 हजार वोटों से हारे। जनता ने उसमें भी पूरा सहयोग किया। पंचायत चुनाव में लोगों का सहयोग रहा। तो जनता जब विश्वास करती है तो पूरा सहयोग करती है। और यही जो हम भ्रमण कर पा रहे हैं, यही इसी जनता की वजह से है कि हमने जो प्रदेश में, हमने भले ही पैसे नहीं कमाए पर हमने वो जनता कमा रही है। जो हम अगर बोल दें कि हम यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे लोग मौजूद रहते हैं हर क्षेत्रों में, जिनको बिल्कुल खुले मन से हमें बुलाते हैं, खुले मन से हमें रखते हैं, खुले मन से हमारी पूरे जो कार्यक्रम है उसका बीड़ा उठाते हैं। तो ऐसे में इन्हीं से हमें मजबूती मिलती है और इन्हीं की वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार को भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें कहीं से फंडिंग हो रही है किसी और ताकतों से, तो हमारे खातों की जांच करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी। अभी जैसे आपने मास्टर जी का जिक्र किया, तो मास्टर जी अभी फिलहाल में बीआरएस लेके चल रहे हैं स्वाभिमान मोर्चा से, तो आपको क्या लगता है कि वो स्वाभिमान मोर्चा में रहेंगे या आप उन्हें अपने पाले में लेके आने वाले हैं? देखिए, पाले में लेने वाली बात नहीं है, सब एक ही है। मास्टर जी ने एक फैसला लिया है, उस फैसले का सम्मान है। और मास्टर जी एक बड़े सम्मानित हमारे लीडर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, लगातार करते रहते हैं। मेरा तो बहुत पुराना, मेरे मास्टर जी तो हमारे मास्टर जी ने तो हमारे गांव की भुजी भी बहुत खाली की है। तो मास्टर जी तो मेरे बड़े पुराने संबंध हैं। तो मास्टर जी बिल्कुल अब राजनीतिक फैसला लेंगे और क्षेत्रीय पार्टी में ही मास्टर जी आएंगे। और उनको अब आना भी उत्तराखंड क्रांति दल में चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का क्या योगदान है। और बाकी जो और भी हमारे जो स्वाभिमान मोर्चा के जो लोग हमारे वहाँ भी हैं, तो उनके साथ भी मिलजुल के ही काम होगा। ऐसा कोई नहीं कि मास्टर जी ने वीआरएस ले लिया तो मास्टर जी। चलो, आपके बोलने से हम उसे एक पॉजिटिव साइड की तरह से ले सकते हैं। दूसरा मेरा एक सवाल ये था कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके पिताजी इस समय आपके साथ होते तो कहीं ना कहीं आपको इस क्षेत्र में थोड़ा मदद मिलती? निश्चित तौर पे मिलती। और हमारे पिताजी जिस लेवल, जितना मैंने थोड़ा सुना है, हमें कभी मौका नहीं मिला उनसे रूबरू होने का, बड़े बेवा किस्म के वो थे और बिल्कुल अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते थे, किसी के दबाव में ना आने वाले वो थे। निश्चित तौर पे मदद मिलती है। और ना सिर्फ मुझे, जबकि मैं लोगों से मिलता हूँ अपने पिताजी के समांतर उस समय के जो उनके दोस्त थे, तो वो कहते हैं कि उत्तराखंड अगर आज होते तो उत्तराखंड की सूरत कुछ अलग होती। जी। तो उस समय के दौर में भी मतलब ये था कि जो मेरे पिताजी बिल्कुल उस रूप में क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। और उत्तराखंड क्रांति दल से उनकी लगातार बैठकों का दौर जारी था। और जो समय की बात हुई थी कि उत्तराखंड क्रांति दल में पूरी उन्होंने ये बात तय हो गई थी कि उत्तराखंड क्रांति दल को मैनेजमेंट जो मेरे पिताजी की टीम है, मेरे पिताजी और उनकी टीम करेगी। तो ये सब चीज तय हो गई थी और काफी लोगों ने मतलब एक धरातल में प्लानिंग हो गई थी। अब वो अनफॉर्चुनेट रहा कि उस दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, जिससे काफी चीजें उसी समय रुक गई। उत्तराखंड क्रांति दल के भी काफी लोग मुझे बोलते हैं कि अगर उस समय तुम्हारे पिताजी अगर जीवित रहते तो उत्तराखंड क्रांति दल की भी स्थिति कुछ और होती। परंतु हम ये मानते हैं कि जो उन्होंने हमें भी सिखाया है, या जो हमने उनको पढ़ के सीखा है, और जो जितना हमने उनके साथ समय बिताया है, तो हम उनकी जो लीगेसी है उसको आगे ले जाएंगे। और उनकी लीगेसी भी वही है जो इंद्रमणि बडोनी जी की लीगेसी थी, जो विपिन त्रिपाठी जी की लीगेसी थी, जो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली की लीगेसी थी कि राज्य के लिए कुछ करना है, राज्य के लिए नीतियों के लिए कुछ काम करने हैं, हिमालय की बात करनी है, क्षेत्रीयता की बात करनी है, और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है, और इस प्रदेश के और इस हिमालय के लोगों को बचाने की पूरी जोर लगाना है। और हम उसी पे काम करेंगे। और वही जो उनके विचार हैं
उसको जन जन तक ले जाने का हमारा काम रहेगा। मैं जो आज के नेता हैं, तो आने वाली जो उनकी जनरेशन है, उनके संतान है, उनको लेगेसी में उनके पिताजी की चीज़ें मिलेंगी, किसी को विधानसभा मिलेगी, किसी को लोकसभा मिलेगी। आप ऐसी एक आधा चीज़ें क्या बोलते हैं कि आपको लगे कि यार ये मुझे मेरे पिताजी से लेगेसी में मिला है? भाई हमें अपने पिताजी से आंदोलन मिला है, लेगेसी में आंदोलन सीखने को मिला है हमने। क्या मैं समझ सकता हूँ कि आपको लेगेसी में संघर्ष मिला है? देखिए संघर्ष तो मिलना भी चाहिए सके। संघर्ष जब तक आप संघर्ष की भट्टी में तपेंगे नहीं, तब तक आप ग्राउंड कैसे पता चलेगा कि आपको धरातल की स्थिति क्या है। हमारे पिताजी ने की लीगेसी में संघर्ष जो हमें हम बोल रहे हैं कि आपको संघर्ष मिला है, तो उन्हीं संघर्षों से हम उत्तराखंड की धरातल को समझ पाए। हम ये समझ पाए कि भाई गैरसैंण के युवा की क्या समस्या है, हमें चंपावत पिथौरागढ़ के युवाओं की समस्या है, हमें मोरी सांकरी के क्षेत्रों की समस्या पता चली। वो इसलिए समझ पड़ी, पता चली कि हम धरातल में थे, उन संघर्षों से हम निकले हैं, आंदोलनों से निकले हैं, जो हम पे मुकदमे हुए हैं, जो हम जेल गए हैं। मेरे पिताजी, हमें तो जो मेरे पिताजी का तो, मेरा तो कुछ संघर्ष नहीं रहा जो मेरे पिताजी का संघर्ष रहा। मेरे पिताजी ने तो गांव में जब सड़क नहीं थी तो वहां मतलब सड़क बनाने के लिए मजदूरी भी करी है। तो और उसके बाद एक वहां उस ऐसे परिवार से निकल के आना, जहां उन्होंने इतनी गरीबी देखी, इतना कुछ संघर्ष किया, उसके बाद पूरे मतलब नॉर्थ इंडिया का एक प्रतिष्ठित पत्रकार बनना और राज्य आंदोलन, सरकारी नौकरी में रह के राज्य आंदोलन करना, फिर वीआरएस लेना, फिर राज्य के लिए पूरा ऑल आउट जुट जाना। तो ये सब का मतलब ये पूरा एक उनका स्ट्रगल रहा है। तो उस मायने में तो मैंने कोई भी संघर्ष नहीं किया है। हमारा एक संघर्ष अपने पिताजी के मामले में तो बिल्कुल कम रहा है, और क्योंकि उन्हें हमें अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे पढ़ाई दी है, अच्छा हमें रहन सहन दिया है, सब मतलब कि ऐसी कोई हमें समस्या नहीं आई बचपन में कि हमें लगे कि हाँ यार कि हम एक अभावों में जी रहे हैं। परंतु ये जरूर उन्होंने बताया है कि तुम भले अभावों में न जी रहे हो, परंतु इसी राज्य के लोग नीतियों की, असफल नीतियों की वजह से अभावों में जी रहे हैं, उनको देखो, उनको समझो। तो हमने वो चीजें समझी। क्या आपको लगता है कि अगर वो इतने बेबाक ना होते, जैसे उन्हें कहा जाए उस हिसाब से ढल जाते, तो शायद आज आपका जो जीवन है, जो संघर्ष है, वो वैसा ना होता? देखिए, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी रही कि वो कहीं बिके नहीं। तमाम प्रलोभन उनको दिए गए, हमने तमाम तरीके से देखा गया है। खुद भी लिखते थे, खुद भी उन्होंने लिखा भी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि घर में कैश भी आया है और बंदूक भी देखी गई है कि दोनों में से एक चुन लो। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी, उसके बाद भी वो बिके नहीं, उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से हमें भी एक जिम्मेदारी लगी कि जब मेरे पिताजी इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्या कुछ नहीं कर सकते थे, कहा कुछ पद लेके बैठ नहीं जाते सरकार के साथ, उन्होंने इस राज्य के हित के लिए, उन्होंने इस पहाड़ के हित के लिए, उन्होंने इस हिमालय के व्यक्ति के हित के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं क्यों वो कॉम्प्रोमाइज करूंगा, कि मैं क्यों ना जो उनके सपने थे उसको पूरा करने में आगे ले जाऊं, और जहां तक मैं उन सपनों को पूरा कर सकता हूं उसकी पूरी कोशिश करूं। तो ये चीजें उन्होंने हमें उसमें दी है, लीगेसी में दी है। तो ये लीगेसी को समझना भी जरूरी है, उसका सम्मान करना जरूरी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन करना है। और ऐसे प्रलोभ जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जैसे वो प्रलोभन में नहीं आए, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ऐसे किसी प्रलोभन में नहीं आए और राज्य की लड़ाई ईमानदारी से लड़ते। बहुत बढ़िया बात है। तो प्रलोभन की बात जैसे आपके पिताजी के साथ हुई, क्या कभी आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी या किसी ऐसे दल से प्रलोभन आया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको ये पद दे देंगे? कभी ऐसा हुआ है? देखिए, बिल्कुल होता है। राष्ट्रीय पार्टियां संपर्क करती हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को लोग संपर्क करते हैं, भले ही हम उनको गाली भी देते रहें, उनकी आलोचना भी करते रहे, परंतु मुझे समझ नहीं आते, पर वो संपर्क करते हैं। पर तमाम तरह की चीज़ें हैं, डराया धमकाया भी कहीं जाता है, कुछ और लालच भी दिए जाते हैं। पर हमने जो बीड़ा उठाया है, हमने जो विचारधारा जो चुनी है, हम उस विचारधारा कभी आप सोचते नहीं कि शायद मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में चला जाऊं, कोई अच्छा पद ले लूं, तो शायद जो मेरा जीवन है ये आंदोलन से भरा नहीं होगा, इतनी कठिनाइयों से भरा नहीं होगा? देखिए, कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा है, और जो हमने मार्ग पकड़ा है उस मार्ग को हम एक स्टेप आगे तक तो ले जाएंगे, एक मुकाम तक तो हम ले जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो हम क्षेत्रीय विचारधारा का जो हम एक लेके चले हैं कि इसको लोगों तक पहुंचाना है, और आज काफ़ी हद तक, जो मुझे 10 साल पहले जो मैं बातें करता था तब लोगों के धीरे धीरे समझ में आती थी, उस समय नहीं था, परंतु आज पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विचारधारा की बात हो रही है, क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है, और दिल्ली की तरफ उत्तराखंड वाले अब देखना उनका मन भर चुका है। तो ये सब चर्चाएं होने लग गई हैं, तो ये एक सफलता है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि उत्तराखंड में हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं,
तो उस दिन खुद ही आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय विचारधारा है ये पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में फैली भी मानी जाएगी। और उसके बाद और भी जो हम कार्य हैं उस क्षेत्रीय विचारधारा के थ्रू हैं कि नए नए कार्य हैं वो करने के लिए बिल्कुल भी प्रतिबद्ध रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आप आए, आपने अपनी बहुत सी जो बातें हैं अपनी बताई। शायद कई लोग ऐसे होंगे जो आपको सुनेंगे, आपसे प्रेरित होंगे, आपके आइडियोलॉजी पे चलने की बातें करेंगे। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आज आपका जो पहला जो धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे लुसिंग टोडरिया जो अभी अभी यूकेडी में शामिल हुए हैं। बस इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आसपास जो है स्वच्छता बनाए रखें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।